अर्धसूत्री विभाजन। क्या नाम है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस। अर्ध का मतलब क्या होता है? जैसे कल बताए थे सम का मतलब समान बराबर, यहाँ अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है। और सूत्री यहाँ गुणसूत्र से लेके चलिए आप लोग, विभाजन मतलब तो समझ ही रहे हैं, बटना। ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन का जो खोज है कौन किए थे? बीजमैन, सुपरमैन तो नाम आप लोग सुने हैं, स्पाइडरमैन। उसी तरह से बीजमैन याद रखिएगा। बीज तो साधारण चीज है जिससे पौधे उगते हैं, पता ही है आप लोगों को। बस बीजमैन, बस इतना याद रखिए, बीजमैन। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने दिया था? बीजमैन ने। ठीक है। परंतु इसका नामांकरण, यह नामांकरण जो है कौन सा नामांकरण? ये आपका मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन का जो वर्ड है, ये नामांकरण है कौन किए थे? क्या लिखा हुआ है? फार्मर और मुड़े। देख लीजिए, सब कृषि से ही मिलता जुलता नाम है। बीजमैन, फार्मर, मुड़े। मुड़े सेठी में बोलते हैं ना, मुड़े याद मत रखिएगा, मुड़े याद रखिएगा। ठीक है। मुड़े दैट मींस टर्न। ठीक ना? ठीक ना? फार्मर एंड मुड़े कब दिए थे? 1905 ईस्वी में। और इस प्रकार कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। थोड़ा सा हम लोग कोशिका को देखते हैं, तो एक बार देख लीजिए कोशिका। कोशिका की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अभी डेवलपमेंट के आधार पे, जनन के आधार पे देखेंगे। तो कोशिका हमारे शरीर में दो तरह का होता है। एक होता है कायिक कोशिका। क्या होता है? कायिक कोशिका। और दूसरा होता है जनन कोशिका। कायिक मतलब होता है काया। काया मतलब क्या हो गया? शरीर। हमारे शरीर के अन्य अंगों को, दैट मीन सभी अंगों को बनाने के लिए जो कोशिका जिम्मेवार है वह हो गया कायिक कोशिका। और जनन अंग, ठीक है, और जनन के लिए जो सेल पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जैसे मेल के शरीर में क्या होता है? शुक्राणु। फीमेल के शरीर में क्या होता है? अंडाणु। खास करके उस सेल के लिए जिम्मेवार कौन होता है? आपका जनन कोशिका। और उसी जनन कोशिका में कौन सा डिवीजन पाया जाता है बताइए तो? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर से जब जनन कोशिका अन्य शरीर में प्रवेश करता है या रिप्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाता है, तैयार होता है, तब फोटोकॉपी निकलता है। जो ओरिजिनल है आपके शरीर में ही रहता है, उसका फोटोकॉपी निकलता है, उसका डुप्लीकेट निकलता है। समझ रहे बात को? यहाँ जो आधा होके निकलता है, इसलिए इसे करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। या कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। जैसे जैसे आते जाता है उस चीज को हम आपको बताते जाते हैं। तो यह किस तरह की कोशिका में होता है? जनन कोशिका। बताइए। जनन कोशिका में। क्वेश्चन जो आएगा इसी तरह से आएगा कि जनन कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन होता है? बोल देगा फिर से वही। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, द्विविभाजन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो क्या टिक लगाना है? अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में नोट कीजिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इस कोशिका के विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु और पादप में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, जब फ्लावरिंग प्लांट आपको बताएंगे पुष्पीय पौधा के बारे में, तो उसमें भी दो चीज बताएंगे आप लोग को, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो वहाँ बताएंगे कि नर और मादा का अपना क्या क्या कॉन्सेप्ट है। और जंतु में तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु, इस तरह से, इसी तरह से हम लोग इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ठीक है। तो जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इस चीज को हमेशा ध्यान में आप लोगों को रखना है। वो पादप का जनन कोशिका हो या जंतु का जनन कोशिका हो, ठीक है ना, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। कितनी रहती है? आधी रहती है। और इसी कारण इस विभाजन को क्या कहते हैं? न्यूनकारी। न्यून मतलब होता है छोटा हो जाना। ठीक है। छोटा होना है, छोटा। न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, क्योंकि इससे रिड्यूस हो जाता है। पहले से जितना रहता है वह घट जाता है। समझ रहे हैं?
तो गुणसूत्रों की संख्या आधा होना युग्मकों के निर्माण के समय होता है, जिनको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। अब देखिए युग्मक शब्द है यहाँ पे, ठीक है, जनन शब्द है। जब युग्मक का निर्माण होता है तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक दो तरह का होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? जो युग्मक है ना उसी को हम लोग सरल भाषा में जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। इस चीज को नॉर्मली याद रखें। तो युग्मक मतलब जनन कोशिका, ठीक है। और इसी में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। तो समान युग्मकों में समान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और मौजूद रहती है, इसी कारण इसे अगुणित क्या कहते हैं? अगुणित कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिए। जैसे लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिका है? द्विगुणित कोशिका होता है और अगुणित कोशिका होता है। अगुणित कोशिका इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? आधी होगी। क्या होगी? आधी होगी। इस चीज को याद रखिएगा, उसे कहते हैं अगुणित। क्या कहेंगे? अगुणित। इंग्लिश में उसे हैप्लॉइड सेल कहते हैं। जिसमें द्विगुणित हो वह डिप्लॉइड सेल कहलाता है। कोई भी जनन कोशिका, कोई भी युग्मक अगुणित ही होता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें नंबर और क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होता है? फूल का हाफ होता है। मतलब डेट मीन्स मेरे शरीर में जितना क्रोमोसोम होता है उसका उसमें क्या होगा? आधा होगा। इंसान के शरीर में कितना क्रोमोसोम होता है बताइए? 46। आप लोग को पता है ना कितना होता है? 23। वह जब ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है तो कितना होता है? 23। देख लीजिए इस चीज को अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए यहाँ तक। कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, रोक सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं। एक एक चीज हम आपको बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो तो आप उस चीज को पूर्ण रूप से हल कर सकते हैं। तो अगुणित तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद क्या? अगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या केवल एक ही प्रतिलिपि मौजूद होती है, फोटोकॉपी। ये समझ लीजिए। जैसे शुक्राणु और अंडाणु, ये आपका क्या है? अगुणित कोशिका है, यही युग्मक है। संयोजित होकर युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जैगोट कहते हैं। तो जैसे देखिए शुक्राणु है और यहाँ अंडाणु है, समझ रहे हैं? ये दोनों जब मिलेगा तो यह कंप्लीट इसके अंदर इंड्यूस्ड कर जाएगा, पूरा का पूरा इस तरह से पूंछ बाहर ही रह जाएगा। और ये दोनों मिलके पहले क्या करेगा? यहाँ तो दो सेल है ना, एक आपका क्या हो गया? नर सेल और एक आपका क्या हो गया? मादा सेल। लेकिन जब ये दोनों मिलता है, जब इसकी फ्यूजन होती है तो पहले एक सेल बनता है। एक सेल बनने के बाद फिर क्या होता है? डिवीजन शुरू हो जाता है। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। फिर यूट्रस में आके क्या होता है? कहीं चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। फिर इसका डेवलपमेंट शुरू होता है और अलग अलग जीवों में अलग अलग गर्भकाल के बाद बच्चों की उत्पत्ति होती है, बच्चे जन्म लेते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे जनन तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि कैसे दो सेल एक बना, ठीक है। दो सेल क्या हुआ? एक बना। जब कोई भी युग्मक का संलयन होता है, जब कोई युग्मक मिलता है तो उसी फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, जैगोट कहते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले को हम लोग क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे। तो यह युग्मक निर्माण के समय इस चीज को ध्यान में रखिए होता है, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है और युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। कैसे दोगुनी हो जाती है? 23 आपको यहाँ से मिला और 23 आपको यहाँ से मिला और 23 फिर कितना हो गया शरीर में? 46 हो गया। फिर उसका पूरा शरीर का निर्माण होगा वो 46 से, ठीक है। और 46 में जो है दो जिम्मेवार होंगे किसके लिए? जनन अंग के निर्माण के लिए, लिंग निर्धारण के लिए। फिर जब वो एडल्ट हो जाएगा उससे जब फिर क्या होगा? ये सेल ट्रांसफर होंगे तो वो अभी कितना करेगा? अपने शरीर का हाफ ही करेगा। शरीर में टोटल कितना होगा? 2n। ट्रांसफर कितना करेगा? n। समझ गए ना? इसलिए यह हो जाएगा अगुणित, आधा, अर्ध। समझ लीजिए इस चीज को।
अब युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाएगी और इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगुणित कोशिका कहेंगे, डिप्लॉयड सेल कहेंगे। ठीक है, द्विगुणित कोशिका में आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है और इस प्रकार की कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसमें 3 का डेथ हो जाता है, 1 का आगे ट्रांसफर होता है, फिर उसका डिवीजन शुरू हो जाता है। जो बच्चे 12th में बायो लिए, 11th 12th में बायो लिए होंगे, वहां उस चीज को डिटेल्स में पढ़ाया जाता है कि कैसे ये सब चीज होता है अलग अलग स्टेप में। ठीक है, तो वह समझ रहे होंगे। बाकी हम लोग को जितना समझना है उतना जो है समझते जाएंगे अलग अलग चैप्टर में, समझ रहे बातों को, सर तो ये टेंशन नहीं सोच लेना रहे है। थे जैसे कि आधा डिवीजन होकर चले जाता है तो जी। फिर आधे में बचता होगा, तो फिर तो 23 जोड़ा ही रहता है हमारा शरीर में जी। नहीं, आपके शरीर में पूरा रहता है, 46 रहता है, लेकिन ट्रांसफर 46 में 23 का जाता है, तो बचा कितना आपका पूरा पूरा। उस चीज को ऐसा नहीं है कि 46 में से 23 निकाल के ट्रांसफर कर दिए, नहीं, उसका फोटो कॉपी बनाया जाता है, ओरिजिनल रहता है, उसका फोटो कॉपी बनता है और वह फोटो कॉपी ट्रांसफर होता है आधा के रूप में। समझ रहे बातों को? जैसे आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आप नॉर्मली कोई भी दस्तावेज को प्रिंट करवाने के लिए जाते हैं तो एक ओरिजिनल होता है, क्योंकि पूरा ओरिजिनल होता है। ऐसा होता है कि फोटो कॉपी किए तो आधा हो जाता है। अरे मान लो मेरा मार्कशीट है मैट्रिक का, हम जाके उसका फोटो करवाए, 2, 10, 50 करवाए, कुछ भी समथिंग, तो जब फोटो करवा लेते हैं तो क्या इधर वाला मैट्रिक का आधा हो जाता है? फोटो करवा ले, वो तो पूरा ही रहता है ना। तो हमारे शरीर में पूरा रहता है, लेकिन हमारे शरीर से आधा फोटो कॉपी ट्रांसफर होता है। अगर किसी भी जीव के शरीर से इस तरह की कोशिकाएं डायरेक्ट ट्रांसफर हो तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो बातों को? उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रकृति का यह अद्भुत गेम है, इस चीज को समझिए कि फोटो कॉपी ट्रांसफर होता है। ठीक ना? और किन्हीं को कोई क्वेश्चन? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इससे संतति कोशिका बताया आपको, 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें कि 3 का डेथ होगा और एक आगे क्या होगा, फर्दर ट्रांसफर होगा और उसका सेल डिवीजन होगा। इस चीज को दिमाग में रखिए। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 2 विभाजन होते हैं। ठीक है, प्रथम विभाजन विषम रूपी होता है। यहाँ रूप से तात्पर्य है विषम, लेकिन मतलब जब देखोगे उसको तो दोनों की संरचना अलग अलग दिखेंगे, कुछ विषमता दिखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रो, ठीक है, ट्रैपिक डिवीजन या ह्रास विभाजन। ह्रास मतलब क्या होता है, कम हो जाना। समझ रहे हो, किसी चीज का कम होना, ह्रास होना। और दूसरे को क्या कहते हैं, समरूप विभाजन, मतलब समान रूप से विभाजन होगा, वहां पे समान रूप से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे कितने चरण हो गए इसके? अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे तो कितना टाइप हो गया आपका, एक 1 टाइप और दूसरा आपका, यहाँ देख लीजिए इस चीज को, दूसरे को 2 टाइप। कोई दिक्कत? देख लीजिए इसके, अगर कहीं दिक्कत आपको लग रहा है तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखना है कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे स्लाइड को हम लोग बढ़ाते हैं। और 2 संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के बीच में विरामावस्था, इंटरफेज होता है, जो G1 अवस्था, S1 अवस्था, G2 अवस्था में विभक्त होता है। किस किस तरह से बटे होते हैं इस चीज को आप देखिए। क्या लिखा हुआ है कि 2 संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के बीच अगर संपूर्ण रूप से अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके जो स्टेप होंगे, हर स्टेप के बीच ये क्या होगा, बताइए, इंटरफेज होगा। क्या होगा, इंटरफेज होगा। अब देखो यहाँ G1, ठीक है, उसके बाद S अवस्था, S मतलब स्टॉप, रिलैक्स मूड में आ गया। फिर G2 मतलब दूसरा में प्रवेश किए हम लोग। काम करो, आराम करो, काम करो, कॉन्सेप्ट को समझो। काम करो, आराम करो, फिर काम करो। इस तरह से डिवीजन की प्रक्रिया है। और समसूत्री विभाजन में S अवस्था जैसा अर्धसूत्री विभाजन की S अवस्था में भी DNA का संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब होता है बनना।
अब देखिए, जब हम लोग समसूत्री विभाजन पढ़ रहे थे तो वहाँ डीएनए, आरएनए इन सब चीजों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे डीएनए का कॉन्सेप्ट है, और किसी भी तरह के वेरिएशन के लिए जिम्मेवार कौन होता है? डीएनए। और इसी का टुकड़ा जीन होता है, और जीन के वजह से ही वेरिएशन होता है ना। इसी के वजह से, क्योंकि यह जनन कोशिका है, और जनन कोशिका अलग अलग जीवों से मिलके एक जीव की उत्पत्ति के लिए क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। इसलिए क्या होता है कि उसमें वेरिएशन आ जाता है। माता का गुण अलग है, पिता का गुण अलग है, और दोनों से हो सकता है कि बच्चा का गुण अलग हो, या हो सकता है कि माँ के समान हो या पिता के समान हो, या उसके जनरेशन के समान हो, समझ रहे हैं, पीढ़ी के समान हो। इसी वेरिएशन के कारण होता है। तो दूसरा जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है, जिसमें समसूत्री विभाजन के एस अवस्था जैसा अर्धसूत्री विभाजन के एस अवस्था में भी डीएनए का संश्लेषण होगा, और अर्धसूत्री विभाजन विरामावस्था के G2 अवस्था के पश्चात प्रारंभ होगा। ठीक है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन G1 स्टॉप एस अवस्था और G2 जब में आप प्रवेश कीजिएगा ग्रोथ अवस्था में, तब वहां से क्या हो जाएगा? ये चीज प्रारंभ होगा। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया को निम्नलिखित अवस्था के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कल उन सब चीजों को समझे थे, तो थोड़ा सा इसी को स्लाइड को ऊपर करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे है ये। ठीक है, ये देख लीजिए, पहला जो इसका पार्ट है समरूपी विभाजन या ह्रास विभाजन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके चरणों को थोड़ा देखिए। पहला क्या है बताइए? प्रोफेज फर्स्ट। पहला क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। हम लोग वहाँ समसूत्री विभाजन में क्या पढ़े थे? सबसे पहला इंटरफेज, और यहाँ पे क्या है? प्रोफेज 1। इसका मतलब है कि प्रोफेज 1 है तो प्रोफेज 2 भी होगा। समझ रहे हैं बातों को? तब तो यह स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा और पुनः स्टार्ट होगा। जिस तरह का इसका कॉन्सेप्ट है, तो प्रोफेज 1 में देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, यह एक लंबी अवस्था है। कैसी अवस्था है? लंबी अवस्था है। माइटोसिस की तुलना में मियोसिस की पूर्वावस्था काफी लंबी होती है, और यह 5 विभिन्न चरणों में होता है। इसके फर्स्ट पार्ट ही 5 विभिन्न चरणों में होता है। ये काफी लंबी होती है, क्योंकि वहाँ समान से समान का कॉपी हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? समान से आधी कॉपी हो रही है। तो जो पहला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ, लेप्टोटीन। क्या कहते हैं? लेप्टोटीन। इन सब चीजों को डिटेल्स में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए कि कितना कितना अवस्था होता है, किस अवस्था में जो इम्पोर्टेंट चीज होगा वो हम आपको खुद अंडरलाइन करवा देंगे। इस चीज का ध्यान में रखिए आप। तो लेप्टोटीन देख लीजिए, जो प्रोफेज का पहला अवस्था है, यह छोटी अवस्था है। इसमें गुणसूत्र लंबे और पतले हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। गुणसूत्र की लंबाई जब बढ़ जाती है, वो पतली हो जाती है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। ठीक है, और क्रोमोमियर स्पष्ट हो जाते हैं। कल बताए थे क्रोमोमियर, जो गुणसूत्र की संरचना हम बनाए हुए थे, इस तरह की संरचना जो बनाए हुए थे, और एक जगह गांठ बना के इस तरह से बनाए थे ना आपको, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे। वह दिखने लगती है। गुणसूत्र की संख्या शरीर की अन्य कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तरह द्विगुणित होती है। यहाँ पे गुणसूत्र की जो संख्या होती है, जैसे शरीर के अन्य कोशिका होता है, कान, आंख, नाक, इस तरह की अंग, उसी के जैसा यहाँ भी द्विगुणित होता है। अब देखिए द्विगुणित से अगुणित कैसे होगा, उस चीज को हम लोगों को देखना। तो पहला जो आपका है लेप्टोटीन, उसमें क्या होता है? गुणसूत्र की लंबाई बढ़ती है, पहला काम, और दूसरा गुणसूत्र पतली होती है। ठीक है, पहला काम यही होता है। और इसमें जो सबसे खास बात है याद रखने को, वह क्या है? आपका क्रोमोनिमेटा। लंबी और पतली गुणसूत्र को क्या कहेंगे हम लोग? क्रोमोनिमेटा। इस चीज को ध्यान में रखिए आप। ठीक है, देख लीजिए इस चित्र को अच्छे से। अब दूसरा आपका क्या है? दूसरा प्रकार आपका क्या है? जाइगो
तीन। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और वे लंबाई में एक दूसरे से सट जाते हैं। समजात गुणसूत्र अगर एक ही तरह का गुणसूत्र है तो वह क्या होगा, जोड़ों में बढ़ जाएगा इस तरह से, समझे, और उसके बाद क्या होगा, सट जाएगा, चिपक जाएगा आपस में। ठीक है, देख लीजिए इस चीज को। तो जो जो खास चीज है उसको देखना है। और इस जोड़े वाले गुणसूत्र को हम लोग क्या कहेंगे, बाइवैलेंस। क्या कहेंगे, बाइवैलेंस कहेंगे। और सेंट्रियोल्स एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और तंतु और एस्टर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ा हो जाता है। कल जैसे हम आपको बताए थे कि जैसे ही इधर से क्या होगा, इस सेंटर में जाएगा और इधर से इस सेंटर में जाएगा। बताए थे कल आपको, याद कीजिए इस चीज को। तो ई जब होने के बाद क्या होगा, इस तरह से केंद्रिका का निर्माण होना शुरू हो जाएगा अलग होने के लिए। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम तरह की चीजें हैं और प्रोटीन और आरएनए के संश्लेषण की वजह से ऐसा होता है। तीसरा आपका क्या है, इसे क्या कहते हैं, पैक्टिन, ठीक है, या पेक्टिन भी बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए। इस अवस्था में जोड़े वाले गुणसूत्र, जिसको बाइवैलेंस कहते हैं, सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो जोड़े वाले गुणसूत्र है, प्रत्येक गुणसूत्र की लंबाई में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक जोड़े वाले गुणसूत्र 4 क्रोमेटिड्स में हो जाते हैं। मतलब 2 से जो है यहाँ टूट के, समझ रहे हैं, इस तरह से 4 हो जाते हैं। क्योंकि सेंट्रोमियर जो इसका होगा यही होगा, इस तरह से संरचना जब देखिएगा। ये जब यहाँ ब्रोक हो जाएगा इस तरह से ही ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से ही दोनों अलग हो जाएंगे, टूट के 2 से 4 हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए 4 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। और अब यह टेट्रा वैलेंस कहलाएंगे। पहले 2 था, इसलिए उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे, बाइवैलेंस बोल रहे थे। बाय मतलब 2 होता है और टेट्रा मतलब 4 होता है। और इसमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड्स होते हैं। मतलब 2 क्या हो जाएगा, नर क्रोमेटिड्स होगा और 2 क्या होगा, मादा क्रोमेटिड्स होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। और कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड्स एक या ज्यादा स्थानों पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और ऐसे बिंदु पर मातृ और पितृ क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड्स का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड्स के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाते हैं और इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर को देखिए, थोड़ा सा समझिए। सपोज दैट मान लीजिए आपका क्या है, मातृ है और ये आपका क्या है, पितृ है, जो सेपरेट है। ठीक है, अब होगा क्या कि कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं। तो मिलने के क्रम में क्या होगा, मान लो कि यह मातृ वाला है और यह पितृ वाला है, इस तरह से एक दूसरे पे क्या होगा, लिपट जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर पूछा जाता है कि किस अवस्था में होता है, तो क्या कहेंगे, पिकेटिन। ठीक है, या उसके बाद पेक्टिन भी उसे बोलते हैं। याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है गुणसूत्र का, वो किस में होता है, इसको याद रखिए। अब डिप्लोटिन, इस अवस्था का प्रारंभ उसी समय हो जाता है जिस समय, ठीक है, बाइवैलेंस के समजात गुणसूत्र विभाजित होकर टेट्रावैलेंस बन जाते हैं या बना लेते हैं और समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे हुए रहते हैं। इसी क्रॉसिंग ओवर के दिखने से कैसा लगता है, एक्स लगता है ना, इसी के रूप से वो उलझे रहते हैं। अब जब उलझ गए तो वो अलग होंगे नहीं होंगे, इसलिए वे क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, बताइए, काएजेंटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा। ठीक
ठीक है ना, तो बनाने वाले जाएंगे क्योंकि उनको पता है सामान्य बातें हैं, सामान्य बातें में इतना नहीं जाता है, खास करके सेल डिवीजन में। ठीक है, जो मियोसिस है उसको टफ क्वेश्चन बनाने के लिए मेडिकल में इस्तेमाल होता है या पैरामेडिकल में इस्तेमाल होता है। सामान्य किसी भी एग्जाम में सेल डिवीजन से क्वेश्चन ऊपर ऊपर लिया जाता है, नीचे तक जाता ही नहीं। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। और सबसे लास्ट वाला जो है आपका क्या है, पढ़िए इसको, डायकाइनेसिस। ठीक है, और इस अवस्था में बायोवेलेंट और अधिक छोटे और मोटे हो जाते हैं। पहले जो उसकी आकृति थी, लंबी थी, पतली थी, चिपकी हुई थी, फिर उससे 4 बना, 2 मात्री 2 पितरी, फिर ऐसा कंडीशन आया कि एक या एक से अधिक मात्री या पितरी आपस में क्रॉस कर गया। वह जो है पहले से और क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटा होने के बाद क्या होता है, मोटा हो जाता है, और वे केंद्रक की दीवार के निकट चले जाते हैं, और केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है, और सेंट्रोसोम अलग हो जाते हैं, और तुर्क तंतु का निर्माण हो जाता है, और काई एजेंटा की संख्या कम होने लगती है। अब फिगर दिया हुआ है, फिगर से हम लोग इस चीज को देखें जरा। देखिए फिगर इस चीज का किस तरह से आपका ये फिगर है। ठीक है, लेप्टोटीन है, देखिए जैकोटीन है, संरचना में देखिए यहाँ पर पेकिटीन है, उसके बाद देखिए डिप्लोटीन है। फिगर देखिए, और फिगर में एक साथ जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग उसी को सोचिए। और अभी जो सबसे लास्ट वाला हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए किस तरह से अलग होती है, और किस तरह से पतली, लंबी, छोटी और मोटी हो जाती है। इस चीज को देखिए आप डायकाइनेसिस में। और इसका जब फेज शुरू हो जाता है, यही क्या होगा, इधर वाला जो है आपका इस तरह से इधर अलग हो जाएगा, और इधर वाला जो है इस तरह से इधर अलग हो जाएगा। इसके बाद पुराने चीजों को याद कीजिए जो हम लोग समसूत्री विभाजन में पढ़े थे। इसके बाद उस फिगर को कनेक्ट कीजिए, याद कर रहे, कनेक्ट कर रहे हैं, फिर प्रोक होगा, सेंट्रल की ओर जाएगा, फिर जाके वही प्रक्रिया होगी जो पहले हो रहा था। देख लीजिए किस तरह से अलग होते हैं। और ये चीज जो है, जो आप यहाँ पे पढ़े हैं, ये सब चीज छूट जाएगा, ऊपर वाला टूट जाएगा, और पूरा का पूरा ये अलग होने लगेगा। जो अभी सेकंड वाला चित्र में आप देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे कि निर्माण जो आप देख रहे हैं अलग अलग चीजों का, जी फेज है, ग्रोथ फेज है, और ये चीजें इस तरह से पूरा ऐसे है, ये ऐसे मत समझ लीजिएगा, इस तरह से मिला हुआ है, फिर इस तरह से मिला हुआ है, क्योंकि तो क्रॉसिंग ओवर है ना, यहाँ जीन कहते हैं, क्रोमोसोम का क्या हो गया, क्रॉस हो गया है ना, मतलब 2 लपटा हुआ है। इस चीज को याद रखते हैं। अब इसके बाद आप लोग यहाँ आ जाइए, देख लीजिए कैसे कंप्लीट अलग हो गया पूरा का पूरा, इधर वाला इधर बन गया, इधर वाला इधर बन गया, और ये और भी टेलोफेज में बन के तैयार हो गया। जो कल लास्ट वाला हम लोग पढ़े थे, मेटाफेज और टेलोफेज। इसलिए इसमें दोनों चीज है। इस फिगर को देख लीजिए, यह प्रथम और सूत्री विभाजन। ठीक है, प्रोफेज के बाद है मेटाफेज, कल वाला मेटाफेज जो कल हम लोग देख रहे थे, फिर एनाफेज है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है। इस अवस्था में प्रत्येक बायोवेलेंट्स के सदस्य सेंट्रोमियर द्वारा तंतुओं के बीचों बीच जुड़ते हैं, और एक का सेंट्रोमियर दूसरे के सेंट्रोमियर के आमने सामने स्थित होते हैं, और इस प्रकार बायोवेलेंट्स तंतु के बीचों बीच अर्थात मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जो फिगर इधर लास्ट में आप देखे थे अभी। उसके बाद देखिए क्या है आपका एनाफेज 1। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बायोवेलेंट्स के सदस्य, ठीक है, विकर्षण, आकर्षण और विकर्षण समझते हैं। आकर्षण मतलब क्या होता है, एक दूसरे का खिंचाव। विकर्षण मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना, अलगाव। ठीक है, विकर्षण के फलस्वरूप कोशिका के दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं, और इस प्रकार जोड़े गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और कोशिका के दोनों ध्रुव पे चले जाते हैं, जो कल हम लोग पढ़े थे, चौथा और 5वां स्टेप। अब आपका टेलोफेज 1 है। टेलोफेज 1 में देखिए क्या है, यह क्रिया समसूत्री विभाजन की, ठीक है, हत्या अवस्था के समान ही होती है। और प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स L और V के आकार के
व्यवस्थित हो जाते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो आप देखिए यहाँ साइटोकाइनेसिस जो आप पढ़े थे, ठीक है। और यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार समसूत्री विभाजन में होता था। इसके परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाएं बनती है, इसमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका की ठीक आधी हो जाती है। इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि मातृ कोशिका में जो अभी फिगर आप देखे थे पहले कितना था, 4 था ना। जो पहले वाला था उसमें कितना था, 4 था। वो टूटने के बाद क्या हो गया, 2 बन गया, एक ए और एक बी। उसी चीज को हम लोग आदि मान के चलेंगे। अब विरामावस्था, ह्रास विभाजन और समसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में डीएनए का, ठीक है, अनुलिपीकरण रेप्लिकेशन नहीं होता है। और इसके शीघ्र पश्चात कोशिकाएं समरूप विभाजन की अवस्था में चली जाती है। पहले जो है आपका कौन सा विभाजन होगा, पहले सारी विभाजन अर्धसूत्री होगी। अर्धसूत्री के बाद फिर से वो किस में आ जाएगी, समसूत्री की तरह बिहेव करने लगेगी और समसूत्री विभाजन के अकॉर्डिंग होने लगेगा। अब समरूप विभाजन जो इसका दूसरा प्रकार है, किसका बताइए, अर्धसूत्री विभाजन का। इसमें समसूत्र विभाजन या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन भी इसको कहते हैं, इसी को मान के चलिए। यह समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है और इसमें, ठीक है, समसूत्री विभाजन की तरह अवस्थाएं होती है। मतलब वहाँ जितनी तरह की अवस्थाएं पढ़े हैं आप लोग, उतनी तरह की अवस्थाएं यहाँ भी होगी। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। और द्वितीय प्रारंभ होने के 4 स्टेप से गुजरते हैं, जो 4 स्टेप आपका ये रहा। पहला वहाँ प्रोफेज 1 पढ़े थे ना, अब प्रोफेज 2 है, फिर उसके बाद मेटाफेज 2 है। जो भी वहाँ पढ़े थे उसके फेज 2 हो जाएंगे यहाँ। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल, ठीक है, संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेता है और गुणसूत्र मोटे और घने हो जाते हैं, ठीक है। जो अलग हुआ है अभी जो आप देखे कि वो 4 से 2 हुआ और 2 कंप्लीट अलग अलग कोशिका में बटा। अब वो दोनों का ये चारों चरण से गुजरना होगा और फिर पूर्ण रूप से जो पूर्वावस्था है उस अवस्था में ढल जाएंगे। पहले क्या हो गया, लंबे पतले थे वो छोटे और मोटे हो गए। अब छोटे और मोटे होने के बाद, अलग होने के बाद क्या हो गया, अब देखो संघनित हो रहा है। संघनित का मतलब होता है कि एक जगह जमा होना। संघनित हो रहा है, मोटे हो रहा है और घने हो रहा है, मतलब अपने आप को वो क्या कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। दूसरा देखिए मेटाफेज 2। इस अवस्था में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं और गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर 2 भागों में विभक्त हो जाता है, किंतु ये अलग अलग नहीं होते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र दोनों क्रोमेटिड्स केवल द्विगुणित सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं, या उसको स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोशिका के अंग पढ़ रहे थे, उस समय बताए थे। और गुणसूत्र तर्कु की माध्यम से, ठीक है, रेखा पर परस्पर सेंट्रोमियर द्वारा चिपक जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग अब फिगर देखते हैं, फिगर से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होता है। देखिए इस चीज को अब देखो गौर से, ये आपका प्रोफेज वाला है, ऐसा देखे थे ना लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में 2 आपका ऐसा बना था। अब यहाँ से यहाँ आ जाइए, कैसे देखिए ये हो रहा है। पहले यहाँ था, ये दोनों ध्रुव की ओर से या इस तरह से फैल रहा है, इस चीज को देखिए, वहां देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कैसे अलग हो गया है, इस तरह से। वहां भी देखिए इस चीज को। फिर यहाँ देखिए ये दोनों कैसे अलग हो गए हैं, यहाँ से या इधर अलग हो गया, ये इधर अलग हो गया। सेम चीज ये है संतति कोशिका जो बन के तैयार हो गया आपका एल के से टेलोफेज या फिर यहाँ से एनाफेज, इस चीज के बारे में बताया गया है, देख लीजिए। अब एनाफेज 2, इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं और गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स अलग होकर 2 गुणसूत्र बना लेते हैं और नए निर्मित गुणसूत्र तर्कु के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अलग अलग ध्रुव पे वे जाके चिपक जाते हैं। अब टेलोफेज 2 देखिए क्या कर रहा है, ध्रुवों पे स्थित गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रीय झिल्ली बन जाती है ताकि वह कंप्लीट रूप से अलग हो। जो झिल्ली आप इधर देखे थे, और केंद्रीय का निर्माण पुनः शुरू हो जाता है। और इस प्रकार एक अगुणित केंद्रक
ठीक है। एक अगुणित केंद्रक जो है 4 अगुणित केंद्रक बना लेते हैं और इसके पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसको देखो साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है। इस तरह से सेल डिवीजन क्या होता है आपका पूरा होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका 2n से 4 अगुणित कोशिका सिंगल n का क्या होता है निर्माण होता है। तो इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखिए। ये वाली लाइन जो है आपका वह अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या क्या महत्व। तो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व को जो है थोड़ा डिफाइन किया गया है, उस रूप में आप लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आएगा। गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण। पहला क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र की संख्या है वह क्या होती है आधी हो जाती है। पहला महत्व यही है, पहला महत्व है कि गुणसूत्र की संख्या क्या होती है आधी हो जाती है। इसका थोड़ा सा देख लीजिए क्या है कि इस विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु और अंडाणु जनन कोशिकाएं बनते हैं जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, और निषेचन के बाद ठीक है कई कोशिकाओं में फिर गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है, जो जनकों के समान संख्या होती है जो पहले था। पहला हो गया। अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली होती है, जिसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं, जो बताए थे आपको कि चूंकि यहाँ क्या होता है जनन कोशिका होता है, डीएनए वगैरह का ट्रांसफर होता है, इसलिए क्या होगा अनुवांशिक पदार्थ अदला बदली हो जाएंगे। तो देख लीजिए अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ का आपस में आदान प्रदान होता है, और इसके फलस्वरूप नर जनक और मादा जनक के गुणों की भली भांति मिश्रण हो जाता है, और इससे संतानों के अच्छे गुणों के समावेश की संभावना अधिक प्रबल हो जाती है। इसमें क्या होता है वेरिएशन हो जाता है, गुण में उलटफेर हो जाता है, नए नए गुण का यहाँ विकास हो जाता है। तो इस चीज को देखिए। और थोड़ा सा इसका शॉर्ट क्या है डिफरेंस दिया हुआ है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है, इस चीज को देखना है। ठीक है। तो कितना पॉइंट है टोटल, कितना पॉइंट है 9 पॉइंट है। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा, इसलिए इस टॉपिक को उलझा के रखना सही नहीं है। थोड़ा सा सारा कुछ तो देख ही लिए इन 2 दिनों में, इसका जो एक बार कंपेरिजन है तुलना है उस चीज को देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन देख लीजिए। यह कायिक कोशिकाओं में होता है, इसके विपरीत यह किस कोशिका में होगा जनन कोशिका में होगा। ठीक है। इसके फलस्वरूप जीवों में मतलब पेड़ पौधे जंतुओं में वृद्धि होगा, टूटे फूटे भागों की मरम्मत होगी। अब क्या होगा इसके फलस्वरूप पौधे और जंतुओं में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होगा गुण का ट्रांसफर होगा। ये हो गया महत्व। चलिए आज महत्व से इसका कंपैरिजन है। दूसरा, इसके विभाजन केवल एक चरण में होता है, इसके विभाजन 2 चरण में होता है। यह उदाहरण में लेके चलना है आपको। चलिए अब क्या है इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, लेकिन इसके विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। इस विभाजन में गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है तथा क्रॉसिंग ओवर बनता है। किस फेज में सेकेंड में। ठीक है। याद है कब बनाता है बताए थे सेकेंड में, उसको याद रखिएगा। अब आगे चलिए क्या है इस विभाजन में पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है लंबी होती है, जो कि हम लोग पहले ही देखे थे। पूर्वावस्था काफी लंबी होती है और इसके कितने स्टेप हो जाते हैं 5 स्टेप होते हैं। ये सब नहीं पूछा जाएगा, महत्व जो ऊपर था वो पूछा जाएगा। और क्या क्या होता है इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं, और इसमें क्या होता है समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, जिससे युग्मित गुणसूत्र बनते हैं या कहते हैं उसको। ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या होता है इस विभाजन में
संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के बराबर रहती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इस विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की आधी होती है, और इसमें गुणसूत्र लंबे और पतले होते हैं, वहाँ छोटे और मोटे होते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि अवश्य बनती है, और पादप कोशिकाओं में प्रथम, ठीक है, टेलोफेज 1 के पश्चात कोशिका वृद्धि सदैव नहीं बनती है। एक जगह बनती है और दूसरी जगह नहीं बनती है। और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसके स्वरूप क्या होता है, 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इससे जुड़ा हुआ। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? तो फ्लेमिंग ने 1800 कितने में 82 ईस्वी में सर्वप्रथम जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था, और उन्होंने ही सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द दिया था। ये क्वेश्चन आएगा, इसको अंडरलाइन करके आप अपने दिमाग में रखिए। फॉर्मर, ठीक है, या फार्मर और मुड़े सर्वप्रथम और सूत्री शब्द दिया था, ठीक है। लेकिन बताए कौन थे इस सिद्धांत को? बीज में। बच्चा सब कनेक्ट कर रहा है। चलिए आगे। अब स्कैंडर ने सर्वप्रथम केंद्रीय विभाजन केंद्रियोकाइनेसिस शब्द दिया। ये केंद्रियोकाइनेसिस शब्द देने वाला इंसान कौन सा है? स्कैंडर, ठीक है। स्कैनर समझते हो ना? स्कैनर से स्कैंडर को मतलब कनेक्ट करो, स्कैनर स्कैंडर, ठीक है। चलिए आगे। अब क्या है? व्हाइट मैन, ठीक है। देख लीजिए कितना मेन आ रहा है यहाँ। व्हाइट मैन ने कब? 1887 में सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द दिया था। कोशिका द्रव्य विभाजन, जो साइटोसिस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इनका क्या नाम है? ठीक है, इस चीज को याद रखिए। एक तो बीजमैन हो गया और एक व्हाइट मैन हो गया। तो यहाँ जो चीजें फ्लेमिंग है, ठीक है, विर्चो है, जो इससे रिलेटेड साइंटिस्ट है, फ्लेमिंग है, विर्चो है, फार्मर और मुड़े है। उसके बाद कौन है? बीजमैन है एंड व्हाइट मैन है। तो किसका कनेक्शन कहाँ से है, इस चीज को पूर्ण रूप से आप याद रखना है। अब अगले दिन जब क्लास होगी साइंस का, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विषाणु।